मेरी जान सुस्वागतम। यार जब से सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल ने बवाल काटा है तब से ऐसा लग रहा है कि सुपर हीरोज की दुनिया में एक भूकंप आ गया है। ऐसा लगता है अपने फाइगी बाबा ने खबरों के मार्केट को गर्म करने के लिए हीटर का स्विच तो ऑन कर दिया है बट उसको ऑफ करना भूल गए हैं। और इसी बात का फायदा उठाकर मार्वल स्टूडियो उस हीटर पे रोज गरम गरम नरम नरम रोटियां सेके चला जा रहा है, और वो भी एकदम फूली हुई ताजा रोटियां। और कल तो मार्वल ने डायरेक्ट पराठा ही सेक दिया। प्रेम भाई ये क्या बकचोदी कर रहे हो तुम, रोटी पराठा? अगर भूख लगी है तो किचन में जाओ, कुछ बनाओ और खा लो, वरना तो फिर डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आओ। ओके पुजारी, ओके कूल डाउन। तो मेरे जान मुद्दे की बात ये है कि जब से एवेंजर्स फ्रेंचाइजी की 5th इंस्टॉलमेंट यानी कि एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी मूवी के डायरेक्टर के तौर पे ऑफिशियली शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स मूवी के डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रेटन का नाम सामने आया है, तब से फैंस 3 गुटों में बट गए हैं। पहले और बड़े ग्रुप का कहना यह है कि मार्वल ये क्या बकचोदी कर रहा है, उसका दिमाग खराब हो गया है। कैंग डायनेस्टी जो कि इतना बड़ा इवेंट होने वाली है एमसीयू में, उसके लिए शैंग-ची जैसी मूवी के डायरेक्टर को लेना बिल्कुल भी उपयुक्त चॉइस नहीं है, बल्कि इसके लिए अपने रूसो भ्राताओं को चांस देना चाहिए था। अभी देखो ग्रेमैन में फिर से फाड़ के रख दिया उन्होंने। वहीं एक दूसरे धड़े का कहना है कि डेस्टिन एकदम परफेक्ट चॉइस है, क्योंकि शैंग-ची जैसे मार्वल कॉमिक्स के नॉन मेन स्ट्रीम कैरेक्टर को उन्होंने एमसीयू में जो मकान दिलाया है वो काबिले तारीफ है और उनको ये मौका दिया जाना चाहिए। और एक तीसरा ग्रुप भी है जो ये कहता है कि माचुदा जनता अपने को मूवी देखने से मतलब है कोई बना के दे, बस ढंग की बना के दे, वरना शैंग-ची की सारी चूड़ियां किसी न किसी के गांड में डाल के तो जरूर खनका देंगे। अब किसकी डालेंगे वो नहीं पता। तो ये कल से एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है सोशल मीडिया के ऊपर कि ये डायरेक्टर सही है या नहीं, मतलब इस मूवी के लिए सही है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें डेस्टिन साहब की डायरेक्शन के सफर पे एक उड़ती हुई नजर घुमानी होगी ताकि पता चल सके कि ये बंदा कितने पानी में है। देखो अगर सोशल मीडिया की माने तो डेस्टिन साहब पिछले लगभग 20 सालों से इंडस्ट्री में हैं। इन्होंने अपना करियर शॉर्ट फिल्में बना के शुरू किया था, लेकिन इनको इनका पहला फुल फ्लैश डायरेक्टर वाला ब्रेक मिला 2012 में। इनकी पहली फिल्म एज ए राइटर डायरेक्टर एक इंडिपेंडेंट ड्रामा फिल्म थी आई एम नॉट अ हिपस्टर, जो कि 10 जनवरी 2012 में रिलीज हुई थी, जो कि कोई उतनी बड़ी कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म नहीं थी, बट इसको रॉटन टमाटोज पे अभी भी 71% का स्कोर मिला हुआ है, वो भी एवरेज 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स के साथ। तो मतलब इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि बंदे ने अपनी कल्पना की दुनिया को साकार करना शुरू कर दिया था, और वो भी फुल पोटेंशियल के साथ। फिर इसके बाद इनकी सेकंड मूवी आती है अपनी एमसीयू की कैप्टन मार्वल यानी कि ब्री लार्सन के लीड रोल वाली शॉर्ट टर्म 12, जो कि 10 मार्च 2013 को रिलीज हुई थी। मतलब जब दुनिया के काफी लोग 21 दिसंबर 2012 को दुनिया किसी तरह बच जाए बस ये उम्मीद कर रहे थे, ये बंदा फिल्म में बना रहा था। और मेरी इस लाइन के बारे में आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद थोड़ा गहराई से सोच लेना और फिर कमेंट्स में बताना क्या पता चला। खैर 2013 की उनकी इस फिल्म को इसके इंटरनेशनल प्रीमियर के दौरान स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला, और उस दौरान इस मूवी में अपने ग्रेस हॉवर्ड के कैरेक्टर के लिए ब्री लार्सन को भी काफी अच्छा क्रिटिकल एक्लेम मिला था। और इतना ही नहीं, ये मूवी इनके करियर की अब तक की सबसे ज्यादा अवार्ड्स दिलाने वाली 2 मूवीज में से एक है। दूसरी मूवी है 2016 की रूम, जिसने लार्सन को ऑस्कर भी दिलाया। बट आपको जानकर हैरानी होगी कि डेस्टिन की इस मूवी ने लार्सन को उस साल लगभग 30 से ज्यादा बेस्ट एक्ट्रेस के नॉमिनेशंस दिलाए थे, जिनमें से लगभग 12 तो ये बटोर के घर लेके चली गई। डेस्टिन के करियर की अगली मूवी थी 2017 की द ग्लास कैसल, जो कि एक अमेरिकन ऑथर एंड जर्नलिस्ट जेनेट वॉल्स की बायोग्राफी थी। लेकिन इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मूवी में भी लीड रोल में ब्री लार्सन ही थी, और इस मूवी ने भी इन मोहतरमा को बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन दिलवाया। तो आप समझ रहे हो कि कैंग डायनेस्टी के डायरेक्टर के तौर पे डेस्टिन का नाम सामने आने के बाद सबसे ज्यादा खुशी ब्री लार्सन को क्यों हो रही है। खैर द ग्लास कैसल मूवी डेस्टिन के करियर की पहली कमर्शियली सक्सेसफुल मूवी कही जा सकती है, क्योंकि इसका बजट था लगभग $9 मिलियन एंड इसने कमाए लगभग $22 मिलियन। 2017 में ही डेस्टिन की एक और मूवी आई द शैक यानी कि झोपड़ी, जी हाँ, जिसके लीड रोल में थे अपने अवतार वाले सैम वर्थिंगटन यानी कि सुली भैया। और इस मूवी का कॉन्सेप्ट मुझे पर्सनली काफी फैसिनेटिंग लगा। अब वैसे तो ये मूवी एक अमेरिकन क्रिश्चियन ड्रामा थी, बट इसके हीरो मैक की कुछ वैसी हालत थी जैसे अपने द बॉयज वाले बुचर भैया की थी। मतलब कि बचपन से इसका बाप इसको दारू पी के पीटता आया था, जिसकी वजह से मैक फिजिकली एंड इमोशनली काफी अब्यूज्ड हो चुका था। यार इस हिसाब से अपने यहाँ के बच्चों की क्या हालत होती होगी। यहाँ पे तो मोस्टली बच्चे 24 में से 20 घंटे पिटने में निकालते हैं। खैर तब मैक को एक लेटर मिलता है जिसमें इसको द शैक में आके मिलने के लिए बुलाया जाता है, जिसके नीचे नाम लिखा था पापा। अब यहाँ पे मैं एक तगड़े वाला स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ, लेकिन मुझे डेस्टिन साहब की कहानियों की खूबसूरती बताने के लिए आपको ये बात बतानी होगी। जब ये बंदा मैक वहाँ पे पहुंचता है तो वहाँ पे इसको सीधा गॉड मिलते हैं, और वो भी एक नहीं बल्कि 2, और उन दोनों के साथ खुद जीसस क्राइस्ट भी थे। लेकिन इससे ज्यादा डाइवर्स खूबसूरती की बात ये थी कि इन दोनों गॉड्स में से एक का किरदार एक अफ्रीकन अमेरिकन एक्ट्रेस ऑक्टेविया लिनोरा ने निभाया था, जिनको कि आपने 2021 की नेटफ्लिक्स की सुपर हीरो कॉमेडी मूवी थंडर फोर्स में भी देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आज ही देख डालो, काफी एंजॉयबल मूवी है। तो द शैक मूवी के प्रीमाइसिस से आपको डेस्टिन की डाइवर्सली क्रिएटिव सोच का अंदाजा तो हो ही गया होगा। देन 2019 में आती है इनकी जस्ट मर्सी, जिसमें लीड रोल में थे अपने किलमोंगर भैया यानी कि माइकल बी जॉर्डन। एंड फिर आती है इनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म यानी कि एमसीयू की शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स। और इस मूवी ने क्या क्या झंडे गाड़े ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे डेस्टिन साहब की पूरी डायरेक्टोरियल जर्नी आपके सामने पेश करने का मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि इस बंदे की कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल को आप लोग भी अपने हिसाब से जज कर सको, क्योंकि एमसीयू में इनके पास अभी काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और अगर आपको पता होगा कि ये डायरेक्टर कितने पानी में है तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से कितनी उम्मीदें लगानी है। एमसीयू में कैंग डायनेस्टी के अलावा इनका नाम वंडर मैन की आने वाली सीरीज के साथ भी ऑफिशियली जुड़ चुका है एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर।
प्रोड्यूसर। हालांकि पहले खबरें थी कि ये उसको डायरेक्ट भी करेंगे, बट अभी तक ये बात साफ नहीं है क्योंकि अभी तक वंडर मैन की सीरीज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी बाकी है, जो कि 2 महीने बाद D23 एक्सपो में हो जाएगी। बट इसके ऊपर ऑलरेडी काम चालू है और इस कैरेक्टर के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आप चाहो तो आई बटन पर क्लिक करके देख लेना इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। एक और सीरीज जो टेंडिंग्स पे बेस्ड है वो भी अंडर डेवलपमेंट है, उसकी भी अनाउंसमेंट होगी वहीं पे और उस सीरीज के साथ भी डेस्टिन का नाम जुड़ा हुआ है ऑलरेडी। तो मेरी जान अब एक नजर उस तबके की बात पे भी डाल लेते हैं जो कहता है कि अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी के लिए रूसो ब्रदर्स से अच्छा कोई नहीं। मान लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि एमसीयू की 2014 की कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर डायरेक्ट करने से पहले इन भ्राताओं ने केवल 2 ही मूवीज डायरेक्ट की थी। पहली वेलकम टू कॉलिनवुड एंड दूसरी यू मी एंड डुप्री। वरना तो ये दोनों भैया उसके पहले मेनली टीवी सीरीज ही डायरेक्ट किया करते थे। फिर अपने फाइगी बाबा की नजर इनके काम पे पड़ी और आज ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। तो फिर अब ऐसी ही पहचान बनाने का मौका जब डेस्टिन डेनियल के पास आया है तो आई थिंक फैंस को भी उनको एक मौका देना चाहिए। क्या लगता है? तो ये तो था मेरा टेक इस पूरे मुद्दे को लेके। अब आप बताइए आपका इस मुद्दे के बारे में क्या सोचना है, या तो यहाँ पे कमेंट्स में बता दो या फिर ज्वाइन कर लो हमारा हीरोगैज़म क्लब, जिसमें हर फ्राइडे रात 9 बजे हम करते हैं जम के सुपर हीरो पार्टी। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।